Welcome, Mr. Aman Kumar. Welcome to Scholar. It's a Yes, pleasure having you with us right now. अमन आप समय निकाल के स्कॉलर के प्लेटफॉर्म पे आए। मैं स्कॉलर की ऑडियंस स्टूडेंट्स की बिहाफ पे आपको थैंक यू बोलता हूँ। आई एम thank you. रियली वी आर द प्लेजर इज ऑल आवर। सर, पहली चीज तो हम आपको ऑन बिहाफ ऑफ स्कॉलर फैमिली, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, थैंक्स बोलना चाहेंगे फॉर द एक्सेप्शनल वर्क जो आईपीएस जो कर रहे हैं, ऑफिसर्स कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड इन दिस वेरी टफ टाइम ऑफ कोविड। और आप झारखंड कैडर से आते हैं, वहां पे भी बहुत से चैलेंजेस है इस टाइम पे। तो सर, आई मीन रियली रियली ग्रेटफुल सर कि आप इतनी इतनी समर्पण से आप सेवा कर रहे हैं इस वक्त देश की और देशवासियों की सर। Thank you. सर, बात ऐसी थी कि प्रीलिम्स 2020 बस 2 महीने ही दूर था। और क्योंकि कोविड का समय है तो थोड़ा सा समय ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल गया विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन। तो सर, स्टूडेंट्स के कुछ सवाल थे जो हम चाह रहे थे कि अगर आप एड्रेस करें तो स्टूडेंट्स विल बी रियली ग्रेटफुल। तो सर, पहली चीज तो स्टूडेंट्स के मन में अभी भी यही चलता है कि जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो ऐसा क्या करते हैं, वो कौन सी बुक से जो पढ़ते हैं। तो इफ यू कैन एलॉबरेट ऑन जो बुक्स आप पढ़ते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन। देखिए, बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स तो जनरली सबको पता होता है, जो कई लोग पढ़ते हैं। कई जी लोगों जी से लोग बात करेंगे, सीनियर से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे, तो बुक्स पता चल जाती है कि क्या है। मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चों के लिए एक मैं कहना चाहूँगा कि बुक्स जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर कोई हिस्ट्री पढ़ता है तो कोई स्पेक्ट्रम से पढ़ता है, कोई विपिन चंद्रा से पढ़ता है। एनसीईआरटी तो एक बुक है जो कि लोग फॉलो करते हैं। तो जी जी। ऐसा नहीं है कि विपिन चंद्रा अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे और 3-4 बुक पढ़ेंगे। बुक जो है, अगर आपको किसी सीनियर ने बताया है, आपको किसी टीचर ने बताया है कि आप हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा पढ़िए, अभी 2 महीने का समय बचा है प्रीलिम्स में, जैसा कि आपने बिल्कुल। कहा। जी अगर जी मैं अभी कोई बुक बता दूं और बच्चा वो बुक नहीं पढ़ रहा है तो जी उसे जी लगेगा कि मैंने ये मिस कर दिया, जो कि ऐसा अच्छा होना नहीं अच्छा। चाहिए। जी जी आपने अगर कोई भी बुक पढ़ा है, बुक चेंज करने का ये 2 महीने का जो समय है, बुक चेंज करने का तो बिल्कुल समय नहीं है। तो अगर ओके। आपने कोई बुक पढ़ा है, वो स्टैंडर्ड बुक होगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपने किसी से पूछा होगा तभी आपने वो बुक शुरू की होगी, और जी आप जो बुक पढ़ रहे हैं आप उससे स्टिक कीजिए। जी 2 महीने पहले किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोलता है कि नहीं ये नई बुक आ गई और ये अच्छी है, तो जी उस ना ही उसके बाद पे अपनी बुक चेंज करने की जरूरत है, और ना ही आपको कोई नई बुक किसी भी कारण से पढ़ने की जरूरत है। जो बुक आप पढ़ रहे हैं आप उसको रिवाइज करिए इस 2 महीने में, जी और जी। जितनी बार रिवाइज कर सके वो आपके लिए उतना अच्छा होगा। ओके अमन, तो अमन बेसिकली आप ये कह रहे हैं स्टूडेंट के लिए एडवाइस ये रहेगी कि जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, जो आपने बुक्स अभी तक फॉलो की है 2 महीने पहले, उस पे ही कायम रहे। आइडिया यही रहेगा कि आपने स्टैंडर्ड बुक से तैयारी की है। इट कैन बी स्पेक्ट्रम, इट कैन बी बिपिन चंद्रा फॉर एग्जाम्पल फॉर हिस्ट्री। लेकिन आपने जो स्ट्रैटेजी रखी है उसी को ही कंटिन्यू कीजिए। आखिर दो बिल्कुल, महीने में अगर चेंज करेंगे वो काउंटर प्रोडक्टिव ज्यादा होगा। बिल्कुल, राइट। चलिए बिल्कुल। सर। और दूसरी चीज, एक और जो सवाल आता है और जो अब जितने सभी टॉपर्स बताते हैं, सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बताते हैं सवाल, और स्टूडेंट्स की फिर भी इस सवाल के प्रति बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहती है, वो है कि जो सिलेक्ट होते हैं वो लोग आखिर पढ़ते कितना है। तो सर, आप कितना पढ़ते थे व्हेन यू यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर सिविल्स। देखिए, सबके पढ़ने की क्षमता अपनी अपनी होती है। कई बच्चे जो हैं वो 12 घंटे पढ़ते हैं, कोई बच्चा जी 8 घंटे ही पढ़ता है। मैं कहूँगा ये तो जरूर है कि ऐसा नहीं है कि 2 घंटे पढ़ाई करके आप कोई अच्छे रैंक में आ जाएंगे, या जी जी आपको अगर मेहनत करना है तो कहीं ना कहीं 7-8 घंटे कहीं ना कहीं मिनिमम लोग पढ़ते ही हैं। जी और जी कोई हो सकता है 12 घंटे तक भी पढ़े। ये आपकी रिटेंशन कैपेसिटी पे है, आप कितना फोकस कर पाते हैं उस पर। अगर आप मान लीजिए, मैं कहता हूँ कई लोग ऐसे होते थे, हम लोग तैयारी करते थे तो वो लगातार 4 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन जी जी। 1-2 घंटे तो वो फोकस रखता है। फिर उसके बाद अच्छा। जो अगला वो 3-4 घंटे पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, वो 15 मिनट के बराबर है। So ओके। it's better if you want to take a break. After 2 hours, you take a break and you come with the energy so that the next 2 hours जो आउटपुट आपका आएगा उस इनपुट में वो ज्यादा हो। ये ज्यादा जरूरी है। 8 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, आपका आउटपुट आपको श्योर है कि उस 8 घंटे में आप 6 घंटे बिल्कुल फोकस्ड हैं। हो सकता है 1-2 घंटे कई सारी चीजें माइंड में चलती है, कई सारी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, तो वो बेहतर है रादर देन कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं और आपका आउटपुट 5 घंटे का है। तो 8-9 घंटे तो लोग, 7-8 घंटे लोग पढ़ते ही हैं। अभी प्रीलिम्स का टाइम 2 महीने का बचा हुआ है, बहुत क्रूशियल टाइम है बच्चों के लिए। बहुत। लास्ट के 2 महीने में बिल्कुल फोकस्ड रह के जी जी 8 से 10 घंटे जितना आप निकाल सकते हैं समय,
उतना निकाल कर पढ़ें, लेकिन फोकस्ड पढ़ें। मैं ये कहूँगा 8 घंटे पढ़ के अगर आप फोकस्ड नहीं है, आप 1 ही घंटा फोकस कर रहे हैं, तो उससे अच्छा आप 6 ही घंटे पढ़ के 6 घंटा फोकस करें। तो फोकस्ड रह के मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं, 2 महीने बचे हैं उतना करें, ताकि ये जो प्रीलिम्स है स्टेज को आप पार करें। बहुत क्रूशियल स्टेज है ये प्रीलिम्स यूपीएससी के लिए। तो इसेंशियली आप ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मच यू स्टडी, इट इज इम्पोर्टेंट हाउ वेल यू स्टडी। यस आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं वो ज्यादा मायने रखेगा। इसके लिए हर व्यक्ति को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि वो 2-2 घंटे के ब्रेक्स में सिटिंग्स ले, या फिर वो एक साथ 3 घंटे पढ़े। बट श्योर जहां फोकस टूट रहा है वहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, उसका कोई खास फायदा नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो इसी पे ही सवाल है कि आप कितने घंटे लगा पाते थे? क्या ये कांस्टेंट रहता है साल भर 6-6 घंटे, या फिर ऐसा होता है एग्जाम के टाइम पे ज्यादा पढ़ाई होती है, क्या रहता था? देखिए, एक यूपीएससी के लिए बड़ी ज़रूरी है कंसिस्टेंसी का होना। जी जी ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 2 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे दिन 8 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर तीसरे दिन 3 घंटे पढ़ रहे हैं। एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आदमी रखता है कि 8 घंटे 9 घंटे मोटा मोटी स्टडी जो है वो जनरली करते हैं। मैं भी उतना करता था, 7-8 घंटे तो पढ़ ही लेता था दिन भर में। जी और उसमें ये है कि जैसा मैंने कहा कि ब्रेक्स वगैरह जो लेना है आप लें। और मेरे बारे में आप पर्सनली पूछ रहे हैं तो 7-8 घंटे तो मैं मिनिमम पढ़ता ही था, लेकिन ये हर दिन नहीं है। मतलब अभी तो प्रीलिम्स के 2 महीने बचे हैं, मैं तो कहूँगा हर दिन इंपॉर्टेंट है और हर दिन आपको ये फॉलो करना है। लेकिन अगर आप जनरल टाइम्स में पढ़ रहे हैं, जब आपका प्रीलिम्स नहीं है, एग्जाम आपका 1 साल के बाद होने वाला है, आप तैयारी में कर रहे हैं, तो अगर आप 30 दिन में 25 दिन 26 दिन भी अगर आप ये रूटीन फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है किसी दिन आपको बाहर जाना पड़ जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाए, कई सारी चीजें, आपका मन ही हो जाए कि मूवी जाना है। ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट करना या अपने आप को एंटरटेन करना कोई गुनाह है। अगर आपको मन है मूवी देखने का, आप देखिए, लेकिन उस मूवी में स्केप की भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं भाग रहा हूँ तैयारी से। उस मूवी देखने के पीछे भावना होनी चाहिए कि मूवी मुझे री एनर्जाइज करेगा, मुझे फिर से मतलब वो एंटरटेनमेंट ला के मैं फिर से मोटिवेट वापस उस एनर्जी के साथ वापस आऊँगा। वो स्केप नहीं होना चाहिए कि मैं भाग रहा हूँ कि बहुत तैयारी हो गई है इसीलिए मैं मूवी देख लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 8-9 घंटे पढ़ाई तो करनी है। और अभी प्रीलिम्स 2 महीने हैं, तो मैं तो कहूँगा जितना आप दे सकें, 1-2 घंटे आपको शाम में टहलना है, दोस्तों के साथ घूमो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत स्ट्रेस होता है कई बच्चों में, उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करें आप। बिल्कुल, अगर आपको घूमने की आदत है, 1 घंटा अगर आप घूमना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और जितना आप अभी निकाल सकते हैं, 9 घंटे 10 घंटे आप जो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालिए और 2 महीने बिल्कुल जान लगा दीजिए। जी, बहुत आपने सही बात बताई। और सर इसी इसी में ही अमन एक और बात आती है कि नोट मेकिंग की, क्योंकि जब हम सिविल सर्विसेज की परीक्षा को देखते हैं, एक बात जो बहुत साफ हो जाती है कि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और जनरली जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस में स्टूडेंट्स का देखा है कि वो शुरू में तो बहुत नोट्स बनाना चाहते हैं हर सब्जेक्ट के, बट नोट बनाना और उसको मैनेज करना भी बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस बारे में आपकी क्या एडवाइस रहेगी स्टूडेंट्स को कि नोट मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, नोट्स बनाने के लिए बड़े डिवाइडेड ओपिनियंस हैं। कई सारे टॉपर्स हैं जो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाते हैं अलग से, बुक से अलग हटके, और लास्ट में उसको रिवाइज करते हैं। मेरा पर्सनली नोट्स को लेके उतना ये नहीं रहा है कि नोट्स बनाना ही है। लेकिन हाँ, आप कोई बुक अगर पढ़ रहे हैं तो उसको इस तरीके से मार्क करना जरूरी होता है कि वो बुक आप जब दोबारा पढ़ें तो बुक पूरी आपको नहीं पढ़नी पड़े, तो वो आपका एक नोट्स ही बन जाता है सॉर्ट ऑफ। बुक्स को मार्क कैसे करें, आखिर नोट्स बनाए कैसे? कई लोगों को परेशानी होती है कि सब कुछ मार्क कर लेते हैं, बुक पढ़ते हैं तो हर एक लाइन मार्क कर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप जब कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आप एक तो पूरी बुक अपने आप में एक नोट्स है। सेकंड लेवल, आप जो पेन से बहुत लोग या पेंसिल से बहुत लोग मार्क करते हैं, आप उसको सेकंड लेवल ऑफ मार्किंग समझिए कि अगर आपके पास थोड़ा कम समय है, पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, तो आप सिर्फ पेन की मार्किंग पढ़ेंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर मान लीजिए आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के सिटीजनशिप का आर्टिकल है, उस आर्टिकल को आपने मार्क किया, सिटीजनशिप के बारे में कुछ है तो आपने उसको मार्क कर लिया। थर्ड लेवल पे जब आप पढ़ रहे हैं उसको, थर्ड बार जब उसको आप पढ़ रहे हैं, तो आप मार्कर रखिए और आपको सब कुछ उसमें मार्क करने की जरूरत। आपको फिर से उसमें एक लेवल और छांटना है कि अगर मेरे पास और कम टाइम होगा तो मैं सिर्फ मार्कर की चिन्हित की हुई चीज़ें पढ़ूंगा। जैसे मान लीजिए अगर आप साइंस ही पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है पहली बार आपने पढ़ा तो फर्स्ट लॉ मार्क किया, फर्स्ट लॉ पूरा आपने पेंसिल से मार्क किया। लेकिन जब आप मार्कर से मार्क करें तो सिर्फ न्यूटन्स लॉ अगर हम मार्क करें फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको इतना पढ़ने में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या था, और वो चैप्टर आपका आगे बढ़ गया। तो सेकंड लेवल ऑफ मार्किंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे मुझे तो बहुत फायदा हुआ। मैं बुक्स जब पढ़ता था तो हर एक चीज़ पढ़ता नहीं था। मान लीजिए मार्क्स में मैंने अगर
सोशियोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो एलिनेशन अगर एक टॉपिक है तो जी, जी, एलिनेशन को मैंने मार्कर से मार्क किया क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है उसके 3 पन्ने हैं, लेकिन जी, मेरे जी, दिमाग में फिर वो एलिनेशन क्या है क्या नहीं है तुरंत घूम जाता था। अगर आप 2-3 बार पढ़े हैं उस नोट्स को या जी, उस जी, बुक को तो आपके दिमाग में आ जाएगा और वो 2-3 पन्ने आप पलट दोगे तो जी, जी, आपको सेकंड्स नहीं लगते हैं। और आप कोई बड़ी बुक भी चाहे तो मुझे नहीं लगता कि 1 दिन से 2 दिन सफिशिएंट है बुक्स पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए। अगर आपने वेल स्टडी किया है, उससे जी। काफ़ी बार पढ़ा है, तो मार्कर से जो आपने मार्क किया है लास्ट में वो काफ़ी है आपके दिमाग में चीज़ें घुमाने के लिए। तो सर इसेंशियली आप ये बता रहे हैं अमन कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक स्ट्रैटेजी तो रखनी है कि हमको कौन सी बुक्स पढ़नी है, पर साथ ही साथ उनको रिवीजन की स्ट्रैटेजी ऐसे रखनी है जहां वो इस चीज को ध्यान में रखे कि सेकंड रीडिंग के लिए उन्होंने क्या किस तरह से मार्क किया है, किस तरह से अपनी जो जो फर्स्ट रीडिंग में उन लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, और वही एक और तरीका इनको लाना होगा अपनी सेकंड रीडिंग के लिए। और जब बिल्कुल। 2 बार आपने उसको मार्क कर दिया है, तीसरी चौथी बार आपको हमेशा बहुत आसानी रहेगी, तेजी से आप उसको कवर कर पाएंगे। मतलब एक पहली बुक में 2 लेवल रीडिंग की इज मार्किंग होनी ही है। होनी मतलब ही पहला लेवल चाहिए। जिसमें जी, जी, आपने पेन से या पेंसिल से चलाया हो नीचे, और जी, दूसरा जी। मार्कर जो सिर्फ इम्पोर्टेंट हो पॉइंट्स जो कि आप देखते चले जाएं और बढ़ते चले जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट हम लोग भी रिवीजन नोट्स पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं कि डिटेल्ड नोट्स बहुत आसान है बनाना, पढ़ना, बट जो रिवीजन नोट्स है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है आपकी तैयारी को सही डायरेक्शन में रखने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले बहुत ही कम टाइम मिलता है। तो बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया सेकंड और थर्ड रीडिंग के दौरान आपने जो मार्किंग की थी, वो सबसे बड़ी सबसे क्रिटिकल होगा कि आप इफेक्टिवली इतने बड़े सिलेबस को रिवाइज़ कर पाएँ। श्योर। सर एक और बात अमन, जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं, और वो इसलिए भी पूछते हैं क्योंकि जब वो देखते हैं कि ऐसे को लेके जो अलग अलग टॉपर्स क्या स्ट्रैटेजी रखते हैं, तो वो कभी एक कॉमन स्ट्रैटेजी पे नहीं आ पाते। जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसी के लिए आखिर ऐसा क्या करें कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हम लोग इवन इंस्टीट्यूट में भी देखते हैं तो वो लोग अलग अलग तरह की एडवाइसेस दे देते हैं, अलग अलग तरह की टिप्स दे देते हैं। बहुत बार ऐसी टिप्स होती है जो पहली टिप का कॉन्ट्रडिक्शन है, तो स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बहुत सब्जेक्टिविटी है ऐसे में। तो अमन, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी विद रिस्पेक्ट टू ऐसे प्रिपरेशन? पार्टन मैं लास्ट पार्ट नहीं गेट, स्ट्रेटेजी फॉर व्हाट? जी, ऐसे ऐसे प्रिपरेशन के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी रखी थी? देखिए इससे मेरे ख्याल से बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है। और कहीं ना कहीं जो लोग अच्छे नंबर लाते हैं रैंक डिफरेंस भी बहुत मेक करता है, क्योंकि जी, जीएस सब कोई पढ़ रहा है। ऐसे का एक अच्छा खासा मार्क्स है जो कि आपको यूपीएससी एक पूरा पेपर लेती है। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि कई लोग छोड़ देते हैं कि ऐसे की तैयारी क्या करनी है, जीएस मैंने पढ़ रखा है मैं कर लूँगा। तो ये तो बिल्कुल अप्रोच नहीं होना चाहिए। एक एक मार्क्स के लिए फाइट होता है मेंस में। तो ऐसे की तैयारी अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। कुछ लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग खुद से तैयारी करते हैं। देखिए कंटेंट की कभी कमी नहीं होती। जीएस लोग इतना पढ़ लेते हैं कि आपको आपके पास भी कंटेंट है, जो साथ में कैंडिडेट बैठा है उसके पास भी कंटेंट है। तो ऐसे के लिए मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं आप कुछ एसेज लिखिए खुद से, अपने टीचर्स को दिखाइए, जो साथ में फेलो आपके पढ़ रहे हैं, साथ में तैयारी कर रहे हैं, उनको दिखाइए, उनमें क्या कमियां हैं खोजिए, और हर एक बार ऐसे को इम्प्रूव करिए। अगर कोई छोटा मोटा टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑनलाइन होती है, जी, ऑफलाइन होती है। अगर आप कोई कहीं ज्वाइन करके एक बार चेक भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं। एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए ऐसे लिखने में। हर एक डायमेंशन, हर एक पॉइंट जो है वो कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाफ चीज़ें हैं, हाफ चीज़ें नहीं हैं। जी। स्टार्टिंग, एंड, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन भी बहुत मैटर करता है ऐसे का। जब ओके। लोग लिखते हैं, जब लोग किसी को दिखाते हैं, टीचर्स को दिखाते हैं, स्टूडेंट्स को दिखाते हैं, तो वो चीज़ समझ में आने लगती है। तो मेरे ख्याल से ऐसे लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। जी, और जी, साथ में फेलो टीचर्स, कोई भी अच्छा टीचर है आपका, वो देख के जो आपको हेल्प कर सकता है, कोई भी अच्छा स्टूडेंट जिसने निकाला हो जो आपकी हेल्प कर सकता है, उसको दिखाएं क्या जी, कमियां हैं जी, उसमें, ढूंढें। और जी, उसका जो लिखने का तरीका है, जो होलिस्टिक जी, अप्रोच जो इसे में आना चाहिए, अगर वो नहीं आ रहा है तो कहीं जी, ना जी, कहीं आप मार्क्स मिस करेंगे। और जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो अच्छे से आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मार्क्स लूज करेंगे। जी, जी। तो अमन, बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि ऐसे में जो तैयारी की जरूरत है, वो तो आपकी जीएस देती है, बट जो प्रैक्टिस है वो आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और प्रैक्टिस इस बात की है कि आप स्ट्रक्चर, चाहे इंट्रोडक्शन हो, मेन बॉडी हो, एनालिसिस हो, कंक्लूजन हो, वो कितना अच्छा लाते हैं। और साथ ही साथ जहां तक फीडबैक की बात है, फीडबैक हर वो व्यक्ति जो इस परीक्षा से जुड़ा है वो आपको दे सकता है, एज लॉन्ग एज आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो और हर ऐसे में आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सही बिल्कुल। डायरेक्शन में ही जाएंगे।
बिल्कुल, इवन मेंस के आंसर राइटिंग के लिए भी ये काम करना चाहिए। कई लोग अच्छा। छोड़ के रखते हैं, पर आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। कंटेंट ही से सब कुछ नहीं होता है, थोड़ा जी जी प्रेजेंटेशन जी। होता है। आप कैसे चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे एंड कर रहे हैं, ये भी बहुत कर मैटर रहे करता है। तो आप हैं अगर इनका। आंसर लिखते हैं और आप बगल वाले को दिखाते हैं, तो वो ज़्यादा आसानी से पॉइंट आउट कर पाता है, क्योंकि आपका एक बेंट ऑफ माइंड होता है कि भाई बिल्कुल। ये सही लिख रहा हूँ, मैं सही लिख रहा हूँ। पर वो बताता है कि अरे भाई ये तो तुमने ये छोड़ दिया, देखो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता था और ऐसा अच्छा हम्म, होता। तो आपको लगता है कि अरे मतलब मुझे, क्योंकि हम्म, आपका तैयारी करते करते आदमी अपनी चीज़ देखते देखते लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, पर बिल्कुल कोई सही। दूसरा आदमी अपने पर्सपेक्टिव से देखता है तो बता पाता है। तो बता ऐसे ही पाता नहीं, है। इनफैक्ट मेंस के आंसर राइटिंग में भी ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। इनफैक्ट मेंस के आंसर राइटिंग में एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो यही है कि आप 200 वर्ड्स में कैसे इफेक्टिवली ज्यादा से ज्यादा पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस दे पाए। और ये सब प्रैक्टिस से ही आ सकती है। नॉलेज तो हम गेन करेंगे ही अपनी तैयारी से, बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उसकी एक स्ट्रैटेजी और उसमें एक फीडबैक बहुत जरूरी है ताकि स्टूडेंट इफेक्टिवली तैयारी कर पाए। बिल्कुल सही कहा मैंने आपने। अब एक और बात जो स्टूडेंट्स के मन में हमेशा रहती है कि जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो हम बेसिकली एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। जबकि मेंस की जब हम तैयारी करते हैं तब हमको आंसर राइटिंग, सब्जेक्टिव एस्पेक्ट, एनालिसिस, इन चीजों की तैयारी करनी है। तो वो बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या तैयारी एक ही जैसी है या अलग अलग है इसकी। तो अमन, आप जब तैयारी करते थे तो आप किस चीज का ध्यान रखते थे कि आप एक साथ प्रीलिम्स मेंस की तैयारी करें या इसकी अलग अलग तैयारी करें? तो देखिए, जब समय होता है लोगों के पास, जैसे अभी तो समय नहीं है, अभी तो प्रीलिम्स को 2 महीने है, तो जी अभी तो जी। बिल्कुल फोकस प्रीलिम्स पे जाएगा। ओके। मेंस की तैयारी और एनालिसिस, और बहुत ज़्यादा उस डायरेक्शन में लोग अभी फोकस नहीं करें जो भी वीडियो जी देख जी रहे हैं। जी जी। और लेकिन मेरे ख्याल से जब आप शुरू कर रहे हैं तैयारी, जब आपके पास समय है, 8 महीने बाद, 6 महीने बाद एग्जाम है, तो आपको जरूर दोनों चीज़ों को साथ में, कोई अलग अलग चीज़ें हैं नहीं। जी फैक्ट्स जी के साथ एनालिसिस साथ में चलता है, साथ में आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ एनालिसिस होता है, वो जी साथ में चलता है और तैयारी साथ में ही होनी चाहिए। कुछ जी लोग जी ऐसा भी मैंने देखा है करते हैं कि नहीं, फैक्ट्स प्रीलिम्स पे फोकस तैयारी अलग करते हैं, फिर जी मेंस पे जी आते हैं। जी वो जी दोनों अलग चीज़ें हैं नहीं बेसिकली। जी 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 जब भी आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी बदल जाएगा मेंस जी के लिए और जी प्रीलिम्स के लिए। तो साथ में तैयारी करना हमेशा बेहतर है। लेकिन लास्ट के 2 महीने जो होते हैं, ये जो समय है, ये जी समय उस मेंस की तैयारी से थोड़ा सा हट के आप जी पूरा फोकस जो है वो प्रीलिम्स के बेसिस पे इस समय में जी। दें। इसेंशियली अमन, आप ये बता रहे हैं कि जो बेसिक कंसेप्ट है, चाहे वो प्रीलिम्स के हो, मेंस के हो, चाहे वो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आती है तो प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रैक्टिस कीजिए आप, और मेंस से के दौरान मेंस की प्रैक्टिस कीजिए आप। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग विल रिमेन सेम फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस, राइट? तो बिल्कुल। स्टूडेंट्स को ये चीज ध्यान रखनी है कि ऐसा कुछ अंतर नहीं है बेसिक कंसेप्ट में, अंतर बस प्रैक्टिस का आएगा। श्योर। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक और जो बात मन में रहती है स्टूडेंट्स की, वो है टेस्ट सीरीज की यूटिलिटी के लिए। क्योंकि एक तरफ बच्चे सोचते हैं अगर हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो बहुत सारा समय हमारा टेस्ट लगाने में चला जाता है। दूसरी तरफ स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें टेस्ट कितने लगानी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज को लेके अमन, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है आपकी तैयारी में, और आप क्या एडवाइस करेंगे स्टूडेंट्स को? देखिए, मैं तो एडवाइस करूँगा कि टेस्ट सीरीज़ आपको लेना चाहिए कहीं न कहीं। ओके। अभी प्रीलिम्स में भी अभी 2 महीना बचा है, जी तो जी जितना आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ जो भी आप ले सकते हैं, वो लें। टेस्ट सीरीज़ लेकिन लेने का जो तरीका है, जो एटीट्यूड है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा नंबर ला रहे हैं तो आप बहुत मतलब तीर मार रहे ग्रेट हैं और बहुत बात है। अच्छा कर रहे हैं और आपका कुछ भी आप बिल्कुल निकाल ही लेंगे। टेस्ट सीरीज़ का पूरा जो माइंडसेट है लेने का, वो ये होना चाहिए कि हम कहाँ से ज़्यादा सीख सकते हैं। जी अ, जी मतलब अगर आपके 100 में 60 आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, जी जी किसी भी टेस्ट में, और अगर आपके 100 में 98 आ रहे हैं, तो मैं मान रहा हूँ जिसमें आपके 60 आ रहे हैं वो टेस्ट सीरीज आपके लिए बेटर है, रेदर देन अच्छा। जिसमें आपके 98 आ रहे हैं। क्योंकि जब आप एनालाइज कर रहे हैं तो जी जी आपको मात्र 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो आपको लग रहा है कि अच्छा मेरा ये पोर्शन छूट गया था जी और जी मैं जी कवर नहीं कर पाया, तो देखो मुझे कवर करना है। लेकिन जी जी 60 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपको 40 मार्क्स ऐसे मिल रहे हैं जो जी कि आपको लग रहा है कि कब तो ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज बहुत, कई लोग होते हैं जो अच्छे नंबर लाते हैं तो सोचते हैं ये बढ़िया टेस्ट सीरीज है मेरे लिए। ऐसा नहीं है। जी आप जी जो भी टेस्ट सीरीज आपको लगता है ज़्यादा एनालिटिकल है, इस तरह के सवाल पूछ रहा है जो आपको सोचने पे मजबूर करता है और जी आपके जी नंबर कम आ रहे हैं इस कारण से, और जी कई सारे पोर्शंस कवर कर रहा है, तो जी उस तरह की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। और टेस्ट सीरीज देकर उसको एनालाइज जरूर करें, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपने बिल्कुल। 100 में जो 60 लाए हैं वो तो आपको ऐसे भी आता था, जी आपने जी वहाँ जी 1 घंटे जो दिए हैं वो उस 40 नंबर के लिए दिए हैं जो आपको नहीं आते हैं। तो जी जी टेस्ट जी सीरीज खत्म होने के बाद जो 40 नंबर की पोर्शन है जो आपके नहीं आए हैं मार्क्स,
उस 40 नंबर पे फोकस करके जो पोर्शन छूटे हैं, किस कारण से नहीं आए हैं, क्यों गलतियां हुई हैं। कई बार होता है कि क्वेश्चन पढ़ने में लोग गलती बहुत कर देते हैं, गलती से गलती मार्क कर देते हैं। तो ये सब एनालिसिस करने की बात है कि आपकी गलती है कि आप बार बार जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कुछ गलतियां आप कर देते हैं, तो आपको जी ये जी पता जी होना चाहिए ताकि आप जब जी जी फाइनल एग्जाम लिखें तो आप क्वेश्चन को ज़्यादा सावधानी से पढ़ें। किसी की गलती होती है कि मार्किंग गलत कर देता है, तो जी उसको जी पता होना चाहिए कि भाई मैं मार्किंग गलत करता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा सावधान रहने की जरूरत है। तो जी वो जी जो जी नंबर नहीं आ रहे हैं उसको एनालाइज करना, किस कारण से नहीं आ रहे हैं, क्या गलतियां हो रही हैं, उसको एनालाइज करना, इसको जी। लेकर टेस्ट सीरीज करना चाहिए, चाहे वो मेंस का हो चाहे प्रीलिम्स का हो। तो अमन, बेसिकली आपकी टिप ये है कि जो टेस्ट सीरीज का पर्पस है ताकि हम अपनी कमियों को देख पाए, हम अपनी बिल्कुल स्टडी, हमारी प्रिपरेशन के गैप्स को देख पाए। जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज हमको हमारी गैप्स बताएगा, उतना ज्यादा हमारी तैयारी, जो मेन एग्जाम है, जो हमारा प्रीलिम्स जो यूपीएससी लेगा, उसके लिए बेहतर होगी। तो बिल्कुल हमारा एटीट्यूड सीखने का होना चाहिए, गलतियां करके उनकी कमियों को जानना, उसको बेहतर करने का होना चाहिए। और अगर हम ये कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो हमारी डायरेक्शन, हमारी तैयारी सही जाएगी। बिल्कुल। राइट। और इसी में ही जरूरी हो जाता है जो जो क्वालिटी ऑफ टेस्ट सीरीज, कि टेस्ट सीरीज इस तरह की आप चुने सोच समझ के, जहां टेम्परमेंट एकदम यूपीएससी के क्वेश्चंस के बराबर का हो और आपको हेल्प कर रहा है इंप्रूव करने में। बिल्कुल बहुत आपने अच्छी बात बताई। एक और बात अमन, जो मेनली मेन से रिलेटेड है और वो स्टूडेंट्स के मन में अभी भी रहती है, कि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें पता है, बट आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी क्या है, प्रैक्टिस क्या है, किस तरह से हमें अपने डे को शेड्यूल करना चाहिए कि हमारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। देखिए, आंसर राइटिंग लिखने के पहले सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, ऐसा नहीं है कि आप जी जी फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर देते हैं। कई लोग होते हैं जो एक महीना ही पढ़ाई की हुई पर आंसर राइटिंग शुरू कर दिया है। ठीक जी है, जी आप जी लिख सकते हैं, आपने जो पोर्शन जी पढ़ा है उसका आंसर राइटिंग लिख सकते हैं, जी लेकिन जी सीधे टेस्ट सीरीज लिख देना या कुछ बड़ा करने की सोचना, तुरंत ही नहीं आता। वो चीज़ डेवलप होता है किसी भी बंदे में। कोई भी तैयारी कर रहा है तो एक टाइम पीरियड में डेवलप होता है कि कैसे ओके लिखा जाना है आंसर। ओके। आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जी जी आपको चीज़ें समझ में जब आने लगती हैं तो आप पुराने पेपर्स भी देखते हैं। कई लोग, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, पुराने जी जी क्वेश्चंस पेपर देखना। ओके। कोई अगर इंस्टीट्यूट है तो उसके भी क्वेश्चंस पेपर देखना, किस जी तरह जी के जी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जी जी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है उसको धीरे धीरे समझना। शुरू में जैसे लोग क्रिटिकली एग्जामिन आता है, एनालाइज आता है, एक्सप्लेन आता है, हर की एक रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी ने क्रिटिकली उसको एनालाइज करने कहा है, एक्सप्लेन करने कहा है, तो उसको क्रिटिकली कैसे एनालाइज करेंगे। किसी ने सिर्फ एक्सप्लेन करने कहा है, कमेंट करने कहा है, तो उसमें क्या करेंगे। तो वो जी सारी जी चीज़ें कहीं ना कहीं कोचिंग में भी लोग बताते हैं। जी जहाँ जो लोग पढ़ते हैं या फिर सीनियर्स हैं या जिससे भी कंसल्ट करते हैं, उनसे जी आप पूछ सकते हैं कि कैसे हम उस चीज़ को जी सही करें। तो जी क्वेश्चन के डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी है आंसर राइटिंग के लिए। आपका कंटेंट तो आपके पास है, कई लोगों के पास है, लेकिन जी आप आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, और कैसे कंक्लूड करते हैं, ये भी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगा है, कि बहुत हेल्प करता है। तो कई लोग अच्छा कहते हैं कि पॉइंट वाइज लिखें या फिर पैराग्राफ में लिखें, बहुत कन्फ्यूजन होता है। मेरे ख्याल से पॉइंट वाइज, कहीं ना कहीं पॉइंट वाइज लिखना, या आप कैसे भी लिख रहे हैं बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पैराग्राफ लिखना छोड़ दें, अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। पर समय, टाइम मैनेजमेंट भी एक चीज़ होती है। आपको समय बहुत कम होता है, मेंस में क्वेश्चंस होते हैं, सब कुछ कवर करना होता है। तो अगर आपके पास समय नहीं बच रहा है, अगर आप देख रहे हैं लगातार टेस्ट सीरीज में कि हम लिख रहे हैं और हमारे पास समय उतना नहीं बच पा रहा है, क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, तो आप पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आके लिखिए, ऐसी कोई समस्या नहीं है उसमें। मेरा पर्सनल तो है कि मैं पॉइंट वाइज ही हमेशा लिखता था। जो जी जी क्वेश्चन की डिमांड है आपने इंट्रोड्यूस किया, आपने पॉइंट वाइज जो आपने पॉइंट रखने है रखा और उसको कंक्लूड किया। आंसर राइटिंग में जैसा अभी डिस्कस हुआ ऐसे के टाइम पे कि उसको जरूर से किसी को दिखाएं। टेस्ट सीरीज करना है तो टेस्ट सीरीज के बाद जो क्लासेस होती हैं कहीं पे भी, या फिर कोई टीचर आपको एक्सप्लेन करता है कहीं आप कर रहे हैं तो, या तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई आपका फेलो जो तैयारी कर रहा है आपके साथ, उसके साथ शेयर करें कि मैंने ये आंसर लिखा है, कैसा लिखा है, नहीं लिखा है। तो उससे आपको काफ़ी फीडबैक मिलता है, और ये एक दिन में नहीं डेवलप होता है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बार जब हम लोग भी ऐसे वैसे लिखते थे, आंसर लिखते थे, तो लोग कहते थे क्या लिख के लाए हो। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने, मतलब धीरे धीरे उसी से हम लोगों ने सीखा कि अच्छा ठीक है, इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखा जाता है, कंक्लूजन किस तरीके से लिखा जाता है, कंटेंट कैसे लिखा जाता है। तो वो एक प्रोसेस है जो डेवलप होगा। अगर आप आज अच्छा आंसर नहीं लिख पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कभी नहीं लिख पाएंगे। आपको उसको डेवलप करना है, क्वेश्चंस की डिमांड को समझना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो भी साथ में है जो आपकी मदद कर सकते हैं उसको जरूर दिखाइए कि उसमें क्या कमियां हैं, ताकि फीडबैक आपको लगातार मिलता रहे और आप लगातार इम्प्रूव करते रहें। ओके। सो अमन,
स्टूडेंट्स का एक सवाल ये रहता है कि जो टॉपर्स होते हैं, जो लोग सिलेक्ट होते हैं, वो लोग कितने घंटे रोज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं? आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे आंसर राइटिंग? देखिए ऐसा ऐसा कोई ये नहीं है कि घंटे आंसर राइटिंग, मान लीजिए जैसे अभी प्रीलिम्स है तो टेस्ट सीरीज जो है, तो कुछ नहीं तो अगर 2 महीने बचे हैं तो मैं तो कहूँगा 25-30 टेस्ट सीरीज मिनिमम तो लोगों को लगाना ही चाहिए, 20-25 अच्छा। टेस्ट सीरीज तो मिनिमम लगाना ही चाहिए। जी जी बाकी जी। कई लोग ज़्यादा भी लगाते हैं, कम भी लगाते हैं, लेकिन एक मिनिमम आपको हर दूसरे या तीसरे दिन में एक टेस्ट सीरीज तो मॉक टेस्ट देना ही चाहिए, जो एनालाइज आप कर पाएँ। ऐसा जी नहीं जी। कि दे रहे हैं और आप कुछ एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, चाहे आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए। मेंस में भी वैसा ही है कि आंसर राइटिंग कई की शुरू से ही अच्छी होती है, शुरू से ही वो समझ पाते हैं चीज़ों को। जब आपको लगने लगे कि नहीं अच्छा मैं लिख रहा हूँ, तब आप उसमें टाइम, ऐसा नहीं है उसमें टाइम डिवोट करके पूरा ही टाइम लगा देना है, वो धीरे धीरे आ जाएगा, मतलब घबराने की बात नहीं है। आप जब लिखेंगे आपको लगता है कि आपको टाइम देने की जरूरत है, आप अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं तो टाइम थोड़ा उसमें बढ़ाइए। तो रोज आप 1-2 आंसर लिखने का प्रयास कीजिए किसी सब्जेक्ट के। और सारे सब्जेक्ट ऐसा नहीं, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कोई भी पॉलिटी है, आप आंसर राइटिंग को एक बार पकड़ लेंगे, क्योंकि कंटेंट तो आपके पास है, अगर नहीं है तो फिर तो समस्या है, क्योंकि आपने पढ़ाई की है या कितनी नहीं की है। जी अगर आपके पास कंटेंट है, आपको प्रेजेंट करना है, तो आप जी हिस्ट्री में कर रहे हैं, ज्योग्राफी में कर रहे हैं, जीएस के किसी पेपर में कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन उसी टाइप से होता है, जी मतलब जी। आप डिमांड को समझते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। तो आपको एक बार वो चीज़ आ जाती है तो आप सब में इम्प्रूव करने लगते हैं। तो हर दिन आप कुछ क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। जब भी आपको मौका लगे, आपको नहीं लग रहा है कि पढ़ने का मन है, आप कोई पुराने क्वेश्चन पेपर आप रखिए यूपीएससी के, जी जो जी जी। मेंस के आते हैं, आप उसको पलटिए। आपका जो सब्जेक्ट है, जीएस का कोई सब्जेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट है जो आप ऑप्शनल का लिखना चाहते हैं, ऑप्शनल का पलट लिए, कोई चैप्टर निकाल लिए, उसका 2 क्वेश्चन ढूंढ लिए और आंसर राइटिंग कर लिए, उसको किसी को दिखा दिया फिर। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप लगातार जब भी आपको समय मिलता है बीच बीच में आंसर राइटिंग करते रहिए। जब वो इम्प्रूवमेंट होगा तो सब में दिखेगा, सारे सब्जेक्ट्स में दिखेगा। सो अमन, आप जो एडवाइस दे रहे हैं कि जो आंसर राइटिंग है वो एक स्किल की तरह है, शुरू में स्किल डेवलप करने में टाइम लगता है, बट एक बार स्किल डेवलप हो जाए फिर आप एक रीजनेबल प्रैक्टिस के साथ भी आप अच्छे आंसर्स लिखते चले जाएंगे। जहां बिल्कुल। मौका मिले, अगर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आंसर राइटिंग कीजिए, क्योंकि शायद लिखना ज्यादा इंगेजिंग होता है दिमाग के लिए। फीडबैक ले लीजिए, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको दिन में 2-3-4 घंटे ही आंसर राइटिंग करनी है। आप इसको एक अपनी तैयारी के हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन, अपनी स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से देखिए। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। सो अमन, इसेंशियली तो कुछ सवाल जो हमारे जो स्टूडेंट्स मोटे तौर पे जानना चाह रहे थे वो तो यही थे। कुछ सवाल हम आपसे भी जानना चाहेंगे। अमन, आपका एक्सपीरियंस अभी इंडियन पुलिस सर्विस में कैसा रहा है? क्या चैलेंजेस है? क्या जैसे बाहर से हम देखते हैं जब इंडियन पुलिस सर्विस, क्योंकि एस्पिरेंट के स्टैंड पॉइंट से जब हम देखते हैं तो वो एक सपने की तरह से देखते हैं, बट जब एक सर्विंग ऑफिसर होते हैं इंडियन पुलिस सर्विस में, तो वो चैलेंजेस, रोज की चैलेंजेस है जिनको ओवरकम करना है। तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में सर थोड़ा बताएं। देखिए एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है, सर्विसेज में एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से लोगों का अच्छा ही रहता है, मेरा अच्छा ही रहा है। ट्रेनिंग से लेके आप देखें और फील्ड पोस्टिंग तक देखें, मैं रांची में रहा, धनबाद में रहा, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में रहा। तो ट्रेनिंग के दौरान तो आईपीएस की ट्रेनिंग सबको पता है बहुत टफ होती है और बहुत इंटरेस्टिंग होती है और बहुत एडवेंचरस होती है। मतलब उस तरह की ट्रेनिंग, मतलब हम लोगों ने कभी सपने में नहीं सोची होगी कि भाई ये भी काम हम करेंगे, और वो आईपीएस में ट्रेनिंग में वो आपको सिखाते हैं और करवाते हैं। जी जी। मतलब कभी कभी ऐसा भी लगता है कि भाई अब तो मेरी जान चली जाएगी, मतलब बचेंगे नहीं, और फिर भी वहाँ से निकल के लाते हैं लोग। तो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग होता है आईपीएस का। उसके बाद आप फील्ड में आते हैं तो चैलेंजेस बहुत होते हैं। पब्लिक के साथ डील करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, हर लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर को देखना, क्राइम को देखना, और समस्याएं, बड़ी बड़े बंदोबस्त होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, त्यौहार होते हैं। तो पुलिसिंग में ये एक बात है कि आपको ना त्यौहार में छुट्टी है, ना आप संडे मना पाते हैं, आपको हर दिन ऑन टोज रहना पड़ता है। हर चीज़ इमरजेंसी की तरह ट्रीट होती है। कहीं कोई अगर किसी को मार रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ठीक है मैं शाम में देखूंगा, वो प्रायोरिटी आपकी उसी समय की है। इट्स एन इमरजेंसी सर्विस। तो वो एक चैलेंज है कि आप रात में 2 बजे भी अगर कॉल आपको आता है तो यू हैव टू टेक इट एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट, नहीं तो हो सकता है किसी की लाइफ कहीं जा सकती है। तो वो माइंड में रख के काम करना, और कहीं ना कहीं एक टफ जॉब भी है कहीं ना कहीं, लेकिन वो इंटरेस्टिंग भी है। लाइफ में चैलेंजेस हर जगह है। जो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, जो डॉक्टर्स आज के डेट में कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं बिल्कुल फ्रंट में हॉस्पिटल में, उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है लाइफ में, और हर लोग चैलेंज फेस करना है। हाउ यू फेस इट, इट मैटर्स मोस्ट। मुझे लगता है कि अगर आप सही एक्यूमेंट से, सही माइंडसेट से काम कर रहे हैं तो इट्स नॉट कि मैं तो ये कहता हूँ, कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि मेरा यूपीएससी में नहीं हुआ। बड़ी
ऐसा नहीं है कि 1000 लोग अगर आते हैं तो 1000 लोग ही कैपेबल हैं। कई मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, लेकिन नहीं निकाल पाए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लक साथ नहीं दिया, कुछ हो गया, लेकिन वो लोग भी उतने ही कैपेबल थे। तो आप यहाँ हैं, यू शुड बी ग्रेटफुल कि आप सर्विसेज में हैं और आपको ये मौका मिला है। चैलेंज हर जगह पे, और राइट माइंडसेट के साथ उस चैलेंज को हम लोग लेते हैं और सबको लेना चाहिए। और अगर आप यहाँ नहीं है, सर्विस में नहीं है, कहीं और किसी और जगह पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए और राइट माइंडसेट के साथ लाइफ को अप्रोच करेंगे तो लाइफ तो कूल ही रहेगी, सॉर्ट ऑफ। अच्छा है, मतलब एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है मेरा पर्सनल जो है। अमन, आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अमन, मैं आपको ये कह सकता हूँ स्कॉलर टीम के बिहाफ पे कि वी आर रियली थैंकफुल टू यू। जिस तरह से पुलिस फोर्सेस ने, जिस तरह से आपने इस बहुत कठिन समय में सर्विसेज देते रहे, लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम हुआ है, लोग अपने घरों से कर रहे हैं, बहुत लोग एक उस तरह से उन चैलेंजेस को नहीं फेस कर रहे हैं। लेकिन चाहे हम लोग, आपने जैसे मेडिकल प्रोफेशनल्स के बारे में बात की या फिर पुलिस फोर्स की बात की, तो सर बहुत बहुत आप लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड आता है, बहुत 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 धन्यवाद है आपको उसके लिए। और इस समय में भी आप इतने बिजी हैं, फिर भी आप समय निकाल पाए स्कॉलर के स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड कर पाने के लिए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मन से बहुत हमें प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू अमन, थैंक यू वेरी मच।